हेलो दोस्त, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम फिर से 5 क्वेश्चन लेने वाले हैं। आज जैसा कि आप जान रहे हैं, हमारा एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम लास्ट 10 इयर्स का PYQs कराने वाले हैं फिजिक्स में नीट के लिए। तो उसी में अभी हम किसका PYQs कर रहे हैं, 2022 का। तो उसी में आप आज हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो नाउ डायरेक्टली गो टू द क्वेश्चन। जैसा कि बताता हूँ कि क्वेश्चन को क्या है, स्क्रीन पर आपके आ गया। आप क्वेश्चन को क्या करना है, पढ़ना है, समझना है, फिर अपना एक एफर्ट मार लेना है, उसके बाद सॉल्यूशन को देखना है और जो भी बात बताएं उसको ध्यान से सुनना है ताकि आपको फ्यूचर में इससे एक्चुअली बेनिफिट हो। क्योंकि PYQs आपने तो बहुत जगह देखा होगा, बहुत जगह PYQs किया होगा, लेकिन उससे क्या आपका सिलेक्शन हुआ? नहीं होगा। तो आपको PYQs सही तरीके से करने की ज़रूरत है। तो आपकी रिक्वायरमेंट है, उसको समझो और उसके अनुसार काम करो तो ही सिलेक्शन होगा मेरे दोस्त। तो नाउ अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। तो अब क्वेश्चन को आई होगा आपने सोल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ही बहुत दमदार है, तो आप इस क्वेश्चन से काफ़ी कुछ सीखोगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, ए स्पेरिकल बॉल, देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। स्पेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड इन अ लॉन्ग कॉलम ऑफ हाई विस्कस लिक्विड, द कर्व इन द ग्राफ विच रिप्रेजेंट द स्पीड। देखो क्या पूछ रहा है, स्पीड भी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछ रहा है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहले उसको समझो जरा। देखो इधर साइड में क्वेश्चन बोल रहा है, एक लार्ज कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर एक डेंस लिक्विड भरा हुआ है जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? यहाँ से एक बॉल को छोड़ा गया, देखो ड्रॉप किया गया, यानी कि फ्रीली फॉल किसका कि कंडीशन है, ठीक है। यू की वैल्यू 0 ले सकते हो, ठीक है, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ सेव करने का। मैं जस्ट बता दिया कि ड्रॉप का केस है। तो लेट सपोज इसका मास m है, ठीक है, स्पेरिकल बॉल, ठीक है, ड्रॉप इन लॉन्ग। समझ में आ रहा है? जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको पढ़ के हमने बना लिया। लॉन्ग कंटेनर है, ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसा अपन ने कर लिया। हाई विस्कस लिक्विड, तो अब बताना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का कर्व क्या होगा। तो मेरे बातों को थोड़ी देर के लिए समझो मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन सही तरीके से करोगे तो तुरंत बन जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो ये पहले बॉल t = 0 पे यहाँ पे था, ठीक है। अब लेट सपोज t = T0 पे बॉल पानी के अंदर आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये विस्कस लिक्विड है ना, लिक्विड के अंदर है, तो बॉल पे क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, ठीक है। नीचे वेट लग रहा होगा ना, और ऊपर क्या लग रहा होगा, एक देखो पानी की कोई सी भी लिक्विड की वजह से बायोंसी फोर्स लगता है। समझ में आ रहा है? और फिर एक फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा होगा। फ्रिक्शन फोर्स किसकी वजह से? ये विस्कस लिक्विड की वजह से। अब तुम्हें मालूम है फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट लगता है। तो अगर बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है पानी में, तो ये नीचे की तरफ इसका जाने का डायरेक्शन है ना। तो बॉल अगर ऊपर से ड्रॉप हुआ है तो ये क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। समझ में आ रहा है? तो बॉल अगर इधर जाने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट लगता है, तो विस्कस फोर्स भी ऊपर लगेगा। यानी कि कंडीशन क्या है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम पूछ ले कि फ्रिक्शन फोर्स कितना वैल्यू है, ऐसा वैसा, इसलिए मैं बता रहा हूँ डिटेल। मैं क्वेश्चन सिर्फ विस्कस फोर्स ही बता के कर सकता था, लेकिन मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है? क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस है मेरे दोस्त। जब बाद में समझ में आएगा, तुम करते चलो जस्ट मेरे साथ, फिर देखो कमाल होता है। ये नीचे mg लग रहा है, ठीक है, और ऊपर से में यहाँ पे क्या लग रहा है, F विस्कस प्लस FB। अब देखो बायोंसी फोर्स अगर बॉडी लिक्विड में चला गया ना, तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, इसलिए इसका कोई फर्क नहीं आएगा। बहुत जगह आप देखो भी होंगे तो देखना, वहाँ पे बहुत लोग टीचर लोग बताएंगे तो बायोंसी फोर्स यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, ज़्यादा नहीं बताएंगे, जस्ट ऊपर ऊपर से बता दिया, बोल दिया ये ऑप्शन है, टिक कर लो, आगे बढ़ो। लेकिन ये जानना आपको ज़रूरी है, कल को क्वेश्चन आ सकता है इस पर। समझ में आ रहा है? तो देखो ये कांस्टेंट है, यानी कि इस फोर्स को क्या लिख सकते हैं। अब नेट बॉल नीचे की तरफ गिर रहा था, ठीक है, नीचे की तरफ। शुरुआत में क्या t = 0 पे यहाँ पे था, t = T0 पे इधर आ रहे हैं कि बॉल का डायरेक्शन क्या था, इधर नीचे जाने का, ठीक है। तो यहाँ तक एक्सेलरेशन था, लेकिन कुछ ऐसा समय आएगा ना, लेट सपोज t = T0 ही है, जब ऊपर का फोर्स जो FB विस्कस फोर्स प्लस बायोंसी फोर्स अपॉन नीचे का फोर्स, यानी कि ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, इट मीन्स mg = FV प्लस FB। तो यानी कि नेट फोर्स अगर यहाँ पे लिखेगा तो कुछ समय बाद नेट फोर्स तो 0 होगा। तो देखो
एफ नेट इक्वल टू 0 आफ्टर सम टाइम, ठीक है, सम टाइम कुछ समय बाद। सिंस नीचे का फोर्स बराबर ऊपर का फोर्स बराबर हो जाएगा तो कुछ समय बाद नेट फोर्स तो लगना 0 हो जाएगा, यानी कि नेट फोर्स बॉडी पे नहीं लग रहा है, यानी कि नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू ए नेट, एक्सेलरेशन जो होता है। तो यानी कि मास तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, किसी बॉडी का मास निगेटिव नहीं होता तो मास 0 भी नहीं होता, तो यानी कि एम ये नेट को 0 होना पड़ेगा, यानी कि एक्सेलरेशन को 0 होना पड़ेगा। एक्सेलरेशन कब 0 होता है, सिंस एक्सेलरेशन क्या होता है मेरे दोस्त, इधर देखो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। तो अगर एक्सेलरेशन 0 है यानी कि बोल रहा है कि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। 2 का डेरिवेटिव निकालो 0 आएगा, 3 का डेरिवेटिव निकालो 0 आएगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, यानी कि वेलोसिटी को कांस्टेंट रहना पड़ेगा। यानी कुछ समय बाद, टाइम इज इक्वल टू समय शून्य से कुछ समय होने के बाद वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट होना रहेगा। एक बात कांस्टेंट हुई तो कांस्टेंट चली जा रही है, समझ में आ रहा है। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, देखो ये तो हमेशा वेलोसिटी वाला सिस्टम हमेशा बढ़ता जा रहा है, यानी कि ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी देखो, देखो बी यहाँ पे शुरू हुआ, पहले क्या है, वेलोसिटी बढ़ा, जो कि लाजिम बात है, बता दूंगा क्यों बढ़ा। देखो कुछ समय बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मेरे दोस्त, ये टी इक्वल टू टी नॉट मान लिया टाइम, इसके बाद क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया टाइम के साथ। देखो इधर वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रहा है, यहाँ पे क्या है, सेम वेलोसिटी टाइम का। इधर क्या था कि टाइम अलग था, वेलोसिटी बढ़ रहा था, इधर बढ़ रहा था, इधर अलग वेलोसिटी, इधर अलग। लेकिन इस समय पे जो आगे समय बढ़ता जा रहा है लेकिन वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आ रहा है, यानी अपना आंसर बी है मेरे दोस्त। टिक करो, आगे बढ़ो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने गलती करी थी। देखो इसका आंसर सेकेंड है, टिक करो, आगे बढ़ो। समझ में आ रहा है। अब बहुत लोग डाउट होगा, आपने ये तो बता दिया, ठीक है, ऑप्शन को टिक कैसे करते हैं, एक्चुअल में करते कैसे हो, तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन कि बता दो मुझे रीजन कि शुरू में वेलोसिटी क्यों बढ़ रहा है। जो ये वाला रीजन है ना, ये वाला पोर्शन है जो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक वेलोसिटी एक्चुअल में बढ़ा क्यों। तो मेरे दोस्त सुनो, नीचे वेट लग रहा था, ऊपर बायोंसी फोर्स प्लस विस्कस फोर्स लग रहा था, समझ में आ रहा। तो दोनों फोर्स और नीचे का फोर्स, तो नेट एक्सेलरेशन बॉडी का क्या था, नीचे ही था, क्योंकि नीचे वाला फोर्स ज़्यादा था, पानी में और जाते जा रहा है बॉल, यानी नीचे फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा। तो अगर नीचे फोर्स ज़्यादा लग रहा है, उसके अनुसार नीचे हमेशा तो एक्सेलरेशन जी टू ग्रेविटी है, तो जी तो लग ही रहा है इधर, तो जी लग रहा है, यानी कि जब तक बॉडी नीचे जा रहा है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होता जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रहा है। आई होप तुम्हें सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आई होप आप लोग आसानी से कर लोगे, लेकिन मैं थोड़ा बहुत इसमें बता दूंगा वेरिएशन जो नेक्स्ट टाइम आ सकते हैं चेंज होकर, उसको तुम्हें ध्यान देना है। तो खुद से कर लिया होगा, आंसर भी ला लिया होगा। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो क्या बोल रहा था, इनिशियल टेंशन ऑन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग इज डबल। जो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर पहले टेंशन टी नॉट था तो बाद में टेंशन 2t नॉट हो जाता है, समझ में आ रहा है। देन द रेशियो ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल स्पीड ऑफ अ ट्रांसवर्स वेव अलोंग द स्ट्रिंग। देखो कंडीशन वाला जैसे नहीं होता है, ये ट्रांसवर्स वेव होता है रस्सी में, ये है, ऐसा बोल रहा है ये सब। तो तुम्हें बताना है कि अगर टेंशन टी नॉट से 2t नॉट हो जाता है, इसको मान लिया टी नॉट, तो बाद में 2t नॉट होने के बाद अपन को क्या बताना है कि v1 बाई v2 का बताना है कि रेशियो ऑफ द इनिशियल स्पीड वर्सेस फाइनल स्पीड। पहले को v1 ले लिया तो नेक्स्ट को v2 ले लिया, ये बताना है। तो देखो वेलोसिटी तुमने पढ़ रखा होगा फार्मूला, वेलोसिटी इक्वल टू √t बाई म्यू, वेयर म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। मेरे दोस्त ध्यान रखना, एक क्वेश्चन लेने का मेन मकसद यही है। यहाँ पे म्यू कांस्टेंट रहेगा, लेकिन फ्यूचर में म्यू में वेरिएशन आ सकता है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ टेंशन की बात करी है, क्वेश्चन में क्या साफ साफ क्या लिखा है, टेंशन को डबल किया गया है, कहीं पे मास की जिक्र नहीं करी है, कहीं पे लेंथ के बारे में कोई सी बात नहीं बोला है क्वेश्चन है, यानी कि मास और लेंथ सेम मानेंगे दोनों केस में, समझ में आ रहा है। फ्यूचर में हो सकता है बोलेगा कि लेंथ को 3 टाइम्स कर दिया,
पुराने लेंथ से, मास को अलग रस्सी लेके आ गया, मतलब दूसरा रस्सी आ गया, तो वहाँ पे म्यू की वैल्यू चेंज हो सकती है, समझ में आ रहा है। तो वहाँ पे अलग तरीके से करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि अगर म्यू की वैल्यू कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है, कांस्टेंट है दोनों केस में, तो v1/v2 इक्वल टू T1/T2, ये तो जानते हो ना। तो यहाँ पे T0 था, तो बाद में क्या हो गया, 2T0 हो गया टेंशन, तो क्या होगा 1/2, यानी कि कौन सा आंसर है यहाँ पे, C। आगे बढ़ो, देख लो ये सेम क्वेश्चन कितनी दफ़ा PYQ खोल के देखना, लास्ट 10 ईयर का कितनी बार सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीटेटिव मोड में मिल जाएगा, अलग अलग तरीके से स्टाइल चेंज करके। इस बार थोड़ा अलग स्टाइल से पूछ लिया, समझ में आ रहा है। जनरली क्वेश्चन देखोगे ना PYQs, तो लास्ट 10 ईयर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उस समय देखना उसमें क्या पूछा होगा। यहाँ पे क्या पूछा, टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में। पहले पूछा होगा कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर के बारे में, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पे कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। उसी से क्या है, उसी से क्वेश्चन इंस्पायर्ड है और उसी के कंसेप्ट पे जस्ट चेंज कर दिया ना, जस्ट वही है। छोटी छोटी गेम है, बहुत लोग इसमें भी गलत कर दिए होंगे, जस्ट वो पुराना क्वेश्चन याद करके गए होंगे, सोचे होंगे सेम क्वेश्चन है, टिक करके, गलत है मतलब। तो समझो जरा बातों को, उससे इंस्पायर्ड क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है, सेम कंसेप्ट लगेगा। तो क्या बोल रहा है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ाने पे द इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस बताओ। थोड़ी देर बात को समझो, तुम ज़्यादातर पढ़ते हो रजिस्टेंस इक्वल टू रो नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी। हालांकि छोटे चेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए फार्मूला वैलिड होता है, लेकिन नीट में इससे ज़्यादा हाई फैक्टर। तो देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं थी, जस्ट तुम्हें याद रहता है टिकल हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस पे क्या होता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। देखो ये 1 से कुछ यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो, अगर 1 में कुछ ऐड होगा, अगर डेल्टा टी की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा। पहले टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, तो 100 से 120 डिग्री सेल्सियस किया, तो डेल्टा टी 20 का आया ना, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे डेल्टा टी की वैल्यू बढ़ेगी, यानी ओवरऑल ये रजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ेगा। तो कंडक्टर के केस में क्या होगा, द टेम्परेचर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस इंक्रीजेस फॉर कंडक्टर। देखो टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ता है कंडक्टर के लिए, समझ में आ रहा है। तो ये देखो ऐसा कहाँ, कंडक्टर के लिए क्या है, डिक्रीज है, ये ऑप्शन गलत। इंक्रीजेस फॉर बोथ, अभी आते हैं बाद में, ये डिक्रीजेस फॉर कंडक्टर, ये भी गलत। अब क्या है, सेमी कंडक्टर के केस में देखो, सेमी कंडक्टर का तुम्हें याद है, एक चीज़ याद है कि नहीं, इफेक्ट हर कोई याद कराता है कि सेमी कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सेमीकंडक्टर में कम होते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाते ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर में बढ़ जाते हैं, यानी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी कि उसके पाथ में जो रेजिस्टेंस होता है वो घट जाता है। तो यानी कि सेमीकंडक्टर के लिए क्या हुआ, देखो क्वेश्चन कंडक्टिविटी से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। तुम याद क्या करते हो सेमीकंडक्टर के केस में कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं सेमीकंडक्टर मटेरियल में, तो जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ है, यानी ओवरऑल कंडक्टिविटी बढ़ गई। तो कंडक्टिविटी बढ़ गई यानी कि अगर जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसके पाथ में कोई रेजिस्टेंस कम हुआ है ना, मतलब करंट बहना शुरू हो गया, चार्ज बहना शुरू हो गया, फ्लो इसका शुरू हो गया, यानी कि इसके पाथ में जो रेजिस्टेंस आ रहा है इसकी वैल्यू घटी। बात समझ रहे हो, तो इसका मतलब बट डिक्रीजेस फॉर सेमीकंडक्टर, वहाँ से थर्ड आंसर हो गया। आगे बढ़ो। तो आई होप इस क्वेश्चन को तुम पढ़ लिए होंगे और समझ लिए होंगे। मेरे दोस्त मैं आपको एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन क्या है, ऐसा क्वेश्चन है कि 550 प्लस स्कोर करने वाला बंदा, लास्ट ईयर बात हुई थी, वो तक गलत किया था ये क्वेश्चन को, और ऐसे बहुत सारे लोग गलत किए थे। ये क्वेश्चन में कंसेप्ट की वजह से गलत नहीं किए थे, यूनिट कन्वर्जन की वजह से गलत किए थे। तो मेरे दोस्त मैं जब कमेंट पढ़ रहा था आप लोगों का, तो देखा उसमें कि लोगों को यूनिट कन्वर्जन में पूछना चाह रहे थे कि मेरे को यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत है, उस पर आप वीडियो बना दो। तो मेरे दोस्त बना देंगे आने वाले समय में। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होगी यूनिट कन्वर्जन में तो उस पर वीडियो आ जाएगा अपना। जब तक के लिए देखो, इस क्वेश्चन में क्या था कि आपका कंसेप्ट आसानी से आपको मालूम है, फिर भी आप गलत कर दिए हो। बहुत लोग गलत किए हैं, खास करके जो ड्रॉपर है उनको तो अच्छे से मालूम है।
आज इन्होंने ट्राई नहीं किया, पहले ट्राई करो, फिर आपको गलती समझ में आएगी आपसे क्या मिस्टेक हो रहा है। तो नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ फ्लाई व्हील, क्या बोल रहा है, एंगुलर स्पीड दिया हुआ मेरे, यानी ओमेगा दिया हुआ है, मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा क्या है, बोल रहा है यूनिफॉर्म है, चेंजेस फ्रॉम दिस, यानी कि ओमेगा इनिशियल एंड ओमेगा फाइनल दिया हुआ है, ओमेगा इनिशियल है, ओमेगा फाइनल है, एंड आरपीएम में दिया हुआ है मेरे दोस्त, देख लो, इन डेल्टा टी दिया हुआ है 60 सेकेंड। द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की वैल्यू पूछ रहा क्या होगा। अब देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी होता है, उसी प्रकार से मैं अल्फा लिख सकता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। अब तुम पूछोगे ये क्यों लगाया, देखो मेरे दोस्त क्या बोल रहा है कि जब डेल्टा ओमेगा दिया, ओमेगा इनिशियल और फाइनल दिया हुआ है, और डेल्टा टी दिया हुआ है चेंज इन टाइम, तो मैं फार्मूला लगा सकता हूँ ना, क्योंकि क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन खुद ही क्वेश्चन में दे रखा है, तो लगा सकता हूँ डायरेक्ट। तो देखो मैंने ऐसे लगाया, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन डेल्टा टी, टी फाइनल माइनस टी, डेल्टा टी की वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा 3120 माइनस 1200 आरपीएम 16 सेकेंड, ये दे रखा है। अब इसको सोल्व करने पे क्या आ रहा है, देखो सोल्व करने का सबका अलग अलग तरीका होता है, देखो ये आएगा, आई होप तुम एक बार क्रॉस चेक कर लो, मेरे कैलकुलेशन से तो यही आ रहा है आरपीएम अपॉन, लेकिन अपन को आंसर किस में पूछा है, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में, देखो अपने आंसर ये आया। अब कुछ देर के लिए मेरी बात सुनो, मेरे को जहाँ तक गेस लग रहा है कि ये जो क्रॉस करके जो कट पिटा के जो आंसर आएगा ना, हो सकता है ऑप्शन में दे रखा हो, और यहीं पे बहुत लोग उनके ट्रैप में फंस जाए। लेट्स सी द सॉल्यूशन, देखते हैं एक बार इसको फाइंड लगा क्या आता है। 16 1 जा 16 एंड 16 2 जा 32 0, दिस इज ओवर, दिस यानी कि 120 आरपीएम अपॉन सेकेंड। बच गए, खुश रहो, नहीं दिया कोई ऑप्शन। अगर ऐसा एक ऑप्शन मेरे हिसाब से अगर एग्जामिनर आपको एलिमिनेट करना चाहता ना और भयंकर तरीके से फंसाना चाहता, तो एक ऐसा ऑप्शन उसको डालना चाहिए था 120 पाई। बहुत लोग क्या रेडियन और रियन यूनिट तो भूल ही जाते, 120 पाई जहाँ पे लिखा है ना उसको टिक करके आ जाते। थोड़ी सी मैं बोलूँगा क्वेश्चन थोड़ा बनाने वालों को सोचा नहीं तो थोड़ा और सोचता, मतलब थोड़ा ऐसा सेट करना चाहिए था। बहुत लोग ट्रैप हो जाते हैं, और गलती हुई थी और भी ज़्यादा गलती हो सकती है, तो ऐसे ट्रैप से बचना मेरे दोस्त। ऐसा दे सकता है, तुम निकालते हो सेम टू सेम मैच होता है, टिक करके आ जाते हो, नहीं ये आरपीएम है, सेकेंड है, रेडियन में पूछ रहा है। अब बहुत लोग को आरपीएम में कन्वर्जन करने नहीं आता, कुछ भी रटते हैं। देखो समझो, इसके बाद बता रहा हूँ गारंटी के साथ, नेक्स्ट टाइम तुझे देखने का नहीं पड़ेगा तुम्हें कि आरपीएम कैसे मैं चेंज करूँ, ठीक है। देखो अल्फ़ा की वैल्यू मान तो मेरे बात ये आ गया 120 अपॉन एस, सेकेंड को एस से लिख दिया, नीचे सेकेंड है ना, इसको एस लिख दिया। 120 आरपीएम लिखा हुआ है, इसको मैं 1 आरपीएम लिख सकता हूँ ना, 1 आरपीएम, ठीक है। यानी कि अगर मैं 1 आरपीएम की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दूँ तो आंसर मिल जाएगा। यानी कि मुझे क्या लिखना है, 120 अपॉन एस इंटू 1 आरपीएम को रिप्लेस करना। अब देखो समझो बातों को, आरपीएम को ज़रा, आज के बाद आपको आरपीएम में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। देखो 1 आरपीएम, इसका मतलब 1 रेवोल्यूशन पर मिनट। अब एक रेवोल्यूशन में कितने एंगल का चक्कर होता है, कितने एंगल पूरे कंप्लीट होता है, 2 पाई। लेकिन एंगल का ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन, डिग्री नहीं होता मेरे दोस्त, ऐसा यूनिट रेडियन होता है, और रेडियन में ही पूछा है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 पाई रेडियन, ठीक है, अपॉन रेवोल्यूशन पर मिनट। पर का मतलब क्या होता है, डिवीजन वाला साइन। ये देखो पर मतलब ये साइन आता है, पर मिनट यानी कि मिनट, 1 मिनट। तो 1 मिनट में मिनट लिख दो, या फिर 1 मिनट तो ऐसा यूनिट होता नहीं है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो यहाँ पे लिख दो 60 सेकंड, और सेम इसको यहाँ डाल दो 1 आरपीएम की जगह। 1 आरपीएम की जगह क्या लिखना है, 2 पाई रेडियन अपॉन 60, यहाँ पे सेकेंड। तो देखो यूनिट बन गया यहाँ से, रेडियन सेकेंड, और एक यहाँ पे सेकेंड था, अपॉन सेकेंड स्क्वायर में पूछा था, उसका यूनिट तो आ गया। तो देख लो यहाँ से, अब डायरेक्ट इसको कट पिटा के करो। ये देखो 16 2 जा 120, यानी कि 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। यह है कोई ऑप्शन, टिक करो, आगे बढ़ो।
समझ में आ रहा है? तो ऐसा ऑप्शन कोई है? देखो दूसरा ही ऑप्शन है। अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है, इसको ट्राई करो, सोल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद हम सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है।